गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे और लॉकडाउन का पालन भी कर रहे होंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लाइफ में अगर हेल्थ अच्छी होगी तो माइंड डेवलप होगा, और जब माइंड डेवलप होगा तो हमारा जो भी वर्क है उसमें जो क्रिएशन है वो दिखेगा और हमें उसका आउटपुट मिलेगा, हमें उसका रिजल्ट भी मिलेगा। आपका काम है पढ़ाई करना, तो बिल्कुल स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे रिजल्ट लाइए। आपने लास्ट में देखा होगा भी आपको सिलेबस ही मिला है और 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। यूँ समझिए कि जो थोड़े से टफ वाले चैप्टर थे वो हट गए, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप 100 में 100 अचीव कर सकते हैं। 100% मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाई काफ़ी पहले से स्टार्ट कर ली, तो हम लोग का सिलेबस भी टाइम टू टाइम अच्छे से चल रहा है, रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। बस आप थोड़ा मेहनत कर लीजिए और आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। तो हम लोग लास्ट टाइम में डेप्रिसिएशन स्टार्ट किए थे, 2 लेक्चर हो चुका है उसका, 2 वीडियो आप देख चुके हैं। हमने आपको बताया कुल 10 मेथड है, हम लोग को 5 मेथड पढ़ने होते हैं। पहला मेथड फिक्स मेथड, दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और फिर एंटी मेथड, और उसके बाद डेप्रिसिएशन फंड मेथड, और लास्ट में 5वां नंबर है डेप्रिसिएशन फंड पॉलिसी मेथड। अभी हम लोगों ने केवल फिक्स मेथड पढ़ा और मैंने कुछ आपको पीडीएफ भी भेजा है थ्योरी के लिए। थ्योरी के बारे में एक बात समझ लो, आपको हम थ्योरी भेज देते हैं, आप फेयर पे नोट कर लेते हैं, ठीक, लेकिन जब तुम एग्जाम में जाते हो और कोई थ्योरी अपनी कॉपी पे लिखते हो तो वहां तुम्हारे पास मेरा सुना हुआ लेक्चर जो तुमने फेयर पे नोट किया है, जो तुमने वीडियो में सुना है, सारी चीजों को मिक्स करके आपको अपनी थ्योरी को इंप्रूव करके लिखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो मैंने थ्योरी भेजी और आपने उसको फेयर पे नोट कर लिया, आप उसको लर्न कर लिए, उसको जाके केवल लिख के चले आए। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें आपको अपना ओन वर्ड, आपकी ओन टेक्निक, कॉन्सेप्ट तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी तरफ से कुछ चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, तब आपको थ्योरी में भी पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग सेकंड मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यही मेथड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एप्लीकेबल है। हम आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपने बैलेंस शीट में हम लोग इसी मेथड को अडॉप्ट करते हैं। यूं तो आपकी प्रॉपर्टी कैसी है उसके अकॉर्डिंग मेथड डिसाइड होता है, लेकिन एक जो फिक्स एसेट्स मान लिया जाता है, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, मोटर कार, ट्रक, या जो एक पर्सन जो अपने इनकम टैक्स में अपनी इनकम का डिटेल बताते हैं और उनके पास जो एसेट्स है वहां भी उस पर जो डेप्रिसिएशन की छूट मिलती है वो इसी मेथड से मिलती है। इसका दूसरा नाम है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। एंट्रियां वही होती हैं, वही लेजर बनेगा, लेकिन थोड़े से डेप्रिसिएशन के जो मेथड वो चेंज रहते हैं। क्योंकि इसके मेथड के बारे में ज़्यादा लिख के नहीं समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप समझ जाएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व होगा। सिंपल परसेंटेज होता है और यहाँ पे कोई स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ जैसी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो आपके लिए परसेंट निकालना भी इजी है। आइए हम एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। पहले मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा दूं हमेशा की तरह से। देखिए क्वेश्चन है, ए प्लांट इज परचेज फॉर 60,000 ऑन 1 अप्रैल 2009. It is estimated that the residual value of this plant at the end of working life 10 year will be 20,920. Our depreciation is to be provided 10% on diminishing balance method. You are required to show the plant account for 4 years, assuming that the books are closed 31st March every year. तो यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू, एस्टिमेटेड लाइफ, ये सब सारी चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं, क्योंकि रियल में तो एसेट्स की वैल्यू होती है कि आफ्टर सम ईयर्स उसकी वैल्यू कितनी होगी, कितने साल उसकी लाइफ होगी, बट इस मेथड में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। इन्होंने प्लांट खरीदा है, आप प्रिपेयर करेंगे
प्लांट अकाउंट। 3 बातों को यहां भी ध्यान रखेंगे, कौन सा मेथड है, कौन सा ईयर है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है। ये 3 चीजों को हमेशा दिमाग में रखोगे, मेथड, ईयर, रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। तो हम बनाते हैं इसका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन समझ सकते हैं आप इसको, और यहां से आप फिर देखेंगे इसको। तो बच्चों ये है प्लांट अकाउंट 4 इयर्स का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 साल का। तो बैंक 60,000, एंड ऑफ ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बाय डेप्रिसिएशन 10% 6,000, बैलेंस सीडी 54,000। जब आप सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो जो बैलेंस बीडी है उस अमाउंट पे लगता है 5,400। फिक्स मेथड होता यानी ओरिजिनल कास्ट मेथड होता तो 60,000 पे 6,000, तो बार बार 6,000 लगते। यहाँ पे क्या है, बैलेंस बीडी के अमाउंट पे 5,400, फिर 58,600 और अब इस पे 10% 4,860, फिर बैलेंस आया और उस पे इस तरीके से इसमें इस मेथड में बैलेंस बीडी पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। यही आपको समझना है इस मेथड में कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन बैलेंस मेथड पे लगाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन पहले देख लीजिए। ऑन 1 जुलाई 2005 गीता पेपर लिमिटेड परचेज प्लांट 1,50,000 एंड पे 10,000 एज फ्रेट ऑन इट्स कैरेज। तो आपको पता है कोई भी एसेट लेते समय होने वाले एक्सपेंस को ऐड कर लेंगे, 150 और प्लस 10 160 हो जाएगा। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 10% पर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड यानी डिमिनिशिंग मेथड का ही नाम है। ऑन दिस प्लांट ऑन 1 अक्टूबर 2008 दिस प्लांट सोल्ड 80,000, 80,000 रुपये में इन्होंने 2008 में प्लांट को सेल कर दिया। प्रिपेयर प्लांट अकाउंट 4 ईयर एज्यूमिंग दैट बुक्स क्लोज 31 मार्च। तो इनका बुक्स 31 मार्च को क्लोज होता है, यानी कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है। 4 साल का अकाउंट बनाना है और इन्होंने अपनी मशीन को सोल्ड कर दिया है। तो बच्चों ये प्लांट अकाउंट है जुलाई 1, 2005 टू बैंक। कोई भी एक्सपेंस एसेट्स ऐड हो जाता है 1,60,000। क्योंकि जुलाई से मार्च तक 9 मंथ होते हैं तो 10% 9 मंथ का डेप्रिसिएशन 12,000। बैलेंस सीडी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब चूंकि डिमिनिशिंग मेथड है तो 10% 14,800। बैलेंस सीडी थर्ड ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,33,200 और फिर डेप्रिसिएशन 10% 13,320। फिर बैलेंस सीडी 1,19,880। 2008 में इन्होंने बताया है कि मशीन को सोल्ड कर दी गई 1 अक्टूबर बाई बैंक 80,000 में। तो आपने कितना यूज किया, अप्रैल टू अक्टूबर 6 मंथ, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 5,994 यानी 1,19,880 का 10% 6 मंथ का 6/12 जो डिफरेंस आया तो इधर आता है तो लॉस होता है। ऐसा आपने फिक्स मेथड में भी देखा था, और अगर प्रॉफिट होता है तो 2P है। क्योंकि एक मशीन है तो कैलकुलेशन करने की अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। जो बैलेंसिंग फिगर आया ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। तो ये अमाउंट आपने इसके टोटल से इसको टोटल से निकाला है 33,886 इस तरीके से। आइए हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एक साल जिसमें पूरे उस ड्यूरेशन में 2-3 बार मशीनें परचेज और सेल हुई हो, ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिएगा। ए फर्म परचेज 1 अप्रैल 2009 सेकेंड हैंड मशीनरी 36,000 and spent 4,000 on its installation on 1 October. In the same year, another machine costing 20,000 was purchased.
एक मशीन लिया 36,000, 4,000 एक्सपेंस किया तो 40,000 हो गया, और फिर लिया 20,000 की, और 1 अक्टूबर 2011 द मशीनरी बॉट 1 अप्रैल 2009, यानी कि 2009 वाली मशीन को सोल्ड कर दिया 12,000 में, और सेम डे एक और मशीन ले लिया 64,000। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड एनुअली 10%, रिटर्न डाउन वैल्यू यानी डिमिनिशिंग मेथड। शो द मशीन अकाउंट 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2013 तक आपको बनाना है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि मेथड, ईयर और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। मेथड डिमिनिशिंग है यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू बोला गया है, परसेंटेज 10 है, और ईयर चलता है फाइनेंशियल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों जरा ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए, बड़ा क्वेश्चन है। तो पहले टू बैंक 1 अप्रैल को एक मशीन ली गई 40,000, 36,000 कॉस्ट, 4,000 एक्सपेंस, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ऑलवेज उसमें ऐड करके लिखा जाता है 40,000। सेम ईयर में 1 अक्टूबर को उन्होंने एक दूसरी मशीन ली है। ये एग्जाम में आप नहीं लिख सकते हो वैसे, बट आपको समझाने के लिए लिखा गया है। 20,000 की मशीन ली है। 2010 एक साल के बाद पहली मशीन का डिप्रिसिएशन 40,000, 4,000 हो गया, और ये चूंकि अक्टूबर में लिया गया है, मार्च तक 6 मंथ होते हैं, 20,000 का 10% 2,000, 6 मंथ का 1,000, 5,000 डिप्रिसिएशन, बैलेंस सीडी, और यहाँ बैलेंस बीडी 55,000। जो 40,000 की मशीन थी, 4,000 डिप्रिसिएशन लगा, उसकी वैल्यू नेक्स्ट ईयर फर्स्ट मशीन की 36,000, लेस करके वैल्यू निकाल लेते हैं, और 20,000 का 1,000 डिप्रिसिएशन लेस होने के बाद 19,000 हो गया। अब फिर डिप्रिसिएशन 36,000 का 3600 10%, 19,000 का 1900, क्योंकि हमारा डिमिनिशिंग यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, सो बैलेंस ब्रॉट डाउन पे लगाते हैं इसको। और फिर 49,500 बैलेंस, इसमें 36,000 में से 3600 लेस करोगे, उसकी वैल्यू 32,400, और 19,000 में से 1900 लेस करोगे 17,100, और फिर इसकी वैल्यू आ गई 49,500। सेम ईयर, इस ईयर में उन्होंने पहली वाली मशीन को सेल कर दिया, फर्स्ट मशीन को, टू बैंक 12,000 में, बट 1 अक्टूबर को सेल किया 32,400 का, 1 अप्रैल 2 अक्टूबर तक 6 मंथ का डिप्रिसिएशन 1,620। दूसरी मशीन 17,100, इसका डिप्रिसिएशन पूरा 17,710। सेम डे मशीन में ले लिया 64,000 का, यानी 1 अक्टूबर को, तो 6 मंथ का 3,200। ये भी, ये 12 मंथ का लगा है, और ये फिर लगा है 6 मंथ का। लेकिन जब हम भी कोई मशीन सेल करते हैं तो उस पर हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना जरूरी होता है। तो फिर वापस आइए, 32,400 की मशीन, 6 मंथ यूज किया 1,620, आप 32,400 में से 1,620 लेस करेंगे, उसकी एक वैल्यू आएगी। उस मशीन की कास्ट को आपने सेल किया तो मिला आपको 12,000 रुपये, तो जो डिफरेंस आया 18,780 आपको लॉस हो गया। फिर अगेन बैलेंस सीडी, फिर बैलेंस बीडी। अब आपको अलग अलग मशीन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई मशीन जब फर्दर सेल नहीं हो रही है तो कोई जरूरत नहीं होती है। और 10% आपने डिप्रिसिएशन 7,619, और आपका ये बैलेंस शीट ही हो गया। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को ध्यान दिया। बच्चों, हम लोग एक टाइप के क्वेश्चन कई देख चुके हैं। जैसे फिक्स मेथड में भी क्वेश्चन था, कभी मशीन सोल्ड हो गई, बीच में दूसरी मशीन बाई हो गई, जैसे यहाँ भी आया, यहाँ बाई हो गई, यहाँ पे सेल हो गई। नॉर्मल ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप उसे सॉल्व करेंगे। आप अपनी यूपी बोर्ड में शुक्ला की बुक से भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा ही हैं, आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे भी आपको और दिखा सकता हूँ, आप इसको भी देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, एक कंपनी परचेज मशीन 50,000
1 October 2007. Another machine casting 10,000 was purchased on December 1st, 2008. On 31st March 2010, the machinery purchased in 2007 was sold at a loss 5,000. The company charged depreciation every year 15%. फिर यह सोका लिमिटेड का क्वेश्चन है, आपके बुक में होगा CBSE में, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात लिखा है कि जो मशीन सोल्ड किया गया है एट ए लॉस 5,000, ये देखिए 5,000 लॉस के साथ ये मशीन सेल की गई। तो लॉस अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, आप जरा इसको भी आप एक बार देखिए। जैसे मैंने मशीन सेल किया 12,000 और ये हमारा कैलकुलेशन से निकला, और अगर क्वेश्चन में लॉस का अमाउंट दिया होता तो मेरे कैलकुलेशन से ये फाइंड आउट होता कि ये मशीन कितने की सेल हुई है। यानी अगर क्वेश्चन में आपकी सेल प्राइस है तो आप ये फाइंड आउट करेंगे, और अगर क्वेश्चन में लॉस डायरेक्टली दिया हुआ है तो आप सेल प्राइस फाइंड आउट करोगे। तो इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन और आपके लग सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और लेंगे जो थोड़ा सा टफ माना जाता है इस क्वेश्चन में, और उस क्वेश्चन के बाद हम लोग डिमिनिशिंग और फिक्स मेथड मिक्स होने पे क्या होता है वो देख लेंगे। जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं आप उतने क्वेश्चन की अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है, और फिर हम लोग का एनुटी मेथड और आगे मेथड आ जाएगा। इस न्यूमेरिकल के साथ आपको बचे हुए जो बैलेंस थोड़े से थियरी के हैं वो भी पार्ट मिलेगा, जो भी कुछ थियरी और है, जैसे डिमिनिशिंग और फिक्स मेथड में डिफरेंस और भी कुछ थोड़ी सी थियरी डिफरेंसेस के। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप थियरी नोट करें फेयर पे, PDF से देख करके नोट करें, बट आपको वो एक गाइड करता है। आप अगर उतना ही लिख करके आएंगे और अगर आप थोड़ी सी थियरी को, लेक्चर को समझते हुए, कॉन्सेप्ट समझते हुए, न्यूमेरिकल को, क्योंकि सारी थियरियां जो अकाउंटेंसी की होती हैं वो न्यूमेरिकल बेस होती हैं, तो न्यूमेरिकल का जो एक कॉन्सेप्ट बनता है तुम्हारे दिमाग में उसको आप अपनी थियरी में डाल सकते हो, और वो थियरी जब एग्जाम में लिखोगे तो अच्छा नंबर मिलता है कंपैरिजन टू आप केवल फेयर पे नोट करके लर्न करके जाते हो। तो बेहतर करो कि आपकी थियरी अच्छी हो, वो भी आपके लिए एक मार्किंग है, मार्क करता है, और न्यूमेरिकल तो मार्क्स देते ही हैं। फिर आपके 100 में 100, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से आपके लिए काफ़ी अच्छा हो गया, और आप लकी हो इस मामले में कि आपके लिए सिलेबस छोटा मिला। दूसरी बात करें तो अनलकी कहा जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी बीमारी आ गई तो सारे लोग सफ़र हुए, इकॉनमी बहुत डिस्टर्ब हुई, तो एक दूसरी बात है। लेकिन अगर हम उसमें पॉजिटिव चीज़ें ले लें, क्योंकि बीमारी आना था वो नेचर का काम था, जो भी था हमें सफ़र करना ही था, तो वैसा तो है नहीं कि हम अपने टाइम को लॉस करें, चिंता में डूब जाएं, परेशान हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। आप उसमें से अपनी पॉजिटिव चीज़ें अगर ले लेंगे तो आपके लिए वही चीज़ें थोड़ी सी ठीक लगेंगी और आपको सुकून देंगी, वरना जो भी बुरा वक्त है जैसे भी कटना है वो तो वैसे ही कटेगा। लेकिन इस बुरे वक्त में अगर हम कुछ अच्छी चीज़ें ले लेते हैं, जैसे हम अपनी पढ़ाई ऐसी कर लेते हैं, और अगर सिलेबस कुछ कम हुआ तो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, तो लॉन्ग लाइफ में जब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बीमारी तो कभी ख़त्म हो जाएगी, और हम आगे बढ़ेंगे तो मेरा इंटरमीडिएट का जो परसेंटेज होगा वो आपको अच्छा फील कराएगा। क्योंकि जब आप किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं, इंटरव्यू होता है प्राइवेट कंपनियों में स्पेशली, तो परसेंटाइल देखते हैं, हाई स्कूल में कितना परसेंट, इंटर में कितना परसेंट, ग्रेजुएशन में, फिर प्रोफेशनल। और अगर आप CA के लिए सोचते हैं तो फिर आपको तो बिल्कुल थियरी और न्यूमेरिकल तो अच्छा होना ही चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट पीरियड में हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।